हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। शादी शादी इंपॉर्टेंट क्यों है? शादी होती ही क्यों है? और शादी की महत्वता क्या है? इन चीजों पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध करे, लेकिन उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि शादी एक ऐसा संबंध है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में देखता है, उसके लिए प्रिपरेशंस करता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। लेकिन मेन काम यह है कि हम ये समझें कि जो हम बात करते हैं ज्योतिषीय माध्यम से, ज्योतिषीय विवरण से, इसमें शादी क्या कहती है, या ज्योतिष शादी के विषय में क्या कहता है, मैरिज के विषय में क्या कहता है। जो भी संबंध बनते हैं, क्या उनका ज्योतिषीय आधार होना जरूरी है? जो भी संबंध बनते हैं, क्या ज्योतिष उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है? या जो भी संबंध बन रहे हैं, इसमें ज्योतिषीय गणना करना जरूरी है? आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले। और आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री गुरुदेव मनोज कुमार भंडारी जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका। बहुत आशीर्वाद। और एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। अ, सर बेसिकली जैसे हमने अभी स्टार्टिंग करी, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शकगण हैं, वो आज ये समझना चाहते हैं कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी का जो हम एक नया कोर्स लेकर आने वाले हैं, आज वैसे इसी विषय पे चर्चा होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति के मन में होते हैं। मैं एक यंगस्टर हूँ, मेरी शादी भविष्य में होगी या मैं करूंगा, तो उससे रिलेटेड मेरे मन में प्रश्न है, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी मैरिज एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो मैं उसके बारे में आपसे एक एक करके प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न जो हर दर्शक हमसे पूछता है या पूछना चाहता है कि हम्म, अगर वो शादी करेगा या करेंगे हम्म, और वो आगे बढ़ेंगे अपने हम्म, वैवाहिक जीवन में, तो हम्म। उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? आर्या, प्रश्न जो है एक जिज्ञासु माइंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से मॉडर्न लाइफ में ट्रेंड बदल रहा है, तो वो ट्रेंड हमें बताता है। मैं आज से 25 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अब डेवलप्ड और मॉडर्न जो मॉडर्निटी जो चल रही है, जी। उसमें लोग हमेशा चाहते हैं कि उनका उनको एक चॉइस पार्टनर मिले। अब सिर्फ इतना ही उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि एक आदमी अच्छा एजुकेटेड हो, अच्छा कमाता हो, अच्छे, जैसे पहले बुजुर्ग लोग देखते थे, अच्छे खानदान से हो। अब क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही इस एस्पिरेशंस के साथ में इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को देख रहे होते हैं कि काश उन्हें एक ऐसा व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए जिसे वो पहले से जानते हों और परख चुके हों। ज्योतिष जो है महाभारत काल में लिखा गया, लेकिन हमारे ऋषि दिव्य दृष्टा थे, तो उन्होंने बहुत से कॉम्बिनेशन, जैसे बृहद पाराशर हुआ शास्त्र में, मानसागरी में, और बात के कल्याण वनवा की सारावली में, और दूसरे उसमें उसी को एक्सपेंड किया गया। तो ज्योतिष बहुत दमदार सब्जेक्ट बना है। मतलब उसमें आप किसी अपने नोन फ्रेंड के साथ में आपका की मैरिज हो रही है, जिसे आप चॉइस पार्टनर कहते हैं, लव मैरिज हो रही है, अथवा माता पिता के कहने से एक अरेंज मैरिज हो रही है, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसमें दिए गए हैं, जो हमारे कोर्स के दौरान, क्योंकि ये विषय काफी बृहद विषय है, तो उसके बारे में कोर्स के दौरान एक बृहदता के साथ में डिस्कशन होगा। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बात आपकी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, विवाह में हम हमेशा, जब हम कुंडली का अवलोकन करते हैं, उस उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि इमोशन से जुड़े हुए हैं। और पूरा ज्योतिष जो है, चूंकि कॉमन सेंस पे आधारित है, तो आप ये इमोशंस हमें कौन ग्रह देंगे? सबसे ज्यादा इमोशंस हमें देते हैं जली तत्व के ग्रह, यानी कि शुक्र है, चंद्रमा है, ये इमोशनल ग्रह हैं।
एक अच्छी मैरिज अपने एक कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक चॉइस पार्टनर का मिलना, ये एक व्यक्ति के पूर्व पुण्यों अ, का मतलब एक जिसे कहिए फल है। और पूर्व पुण्य जो भी देखे जाते हैं वो त्रिकोणों से देखे जाते हैं। इसीलिए ज्योतिष में ये देखा जाता है कि पंचम भाव, जो कि पंचम त्रिकोण है, जो आपके पूर्व पुण्य का भाव है, तो साथ में वो बिलविड का भी भाव है। यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके जीवन में प्रेमी प्रेयसी के रूप में आई है, प्रेमिका के रूप में आई है, अथवा प्रेमी के रूप में आई है, उसके साथ शादी हो जाना एक जैसे कहना चाहिए कि आपके पूर्व पुण्यों का एक फल है। तो त्रिकोण, चूंकि पंचम त्रिकोण एक महत्वपूर्ण त्रिकोण है, और व्यक्ति की बुद्धि का भी लगन के बाद हम पंचम त्रिकोण से देखते हैं उसका इमोशनल होना। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो जली ग्रह हैं उनका कोई भी संबंध अगर सप्तम भाव, जो कि विवाह का भाव है, अथवा पंचम भाव अगर विवाह का भाव है, तो वो प्री वेडिंग या पोस्ट वेडिंग वो इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करेगा पति और पत्नी के बीच में। ये फिर एक मैरिज, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही सिमट के नहीं रह जाएगा, जो कि एक मैरिज है वो एक तरह का, कहते हैं कि एक व्यक्ति और उस एक महिला के बीच में लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। तो जब हम देखते हैं कि अगर सप्तम भाव का पंचम भाव के साथ में कोई भी संबंध, चाहे वो डीवन चार्ट या नेटल चार्ट में बने, अथवा वो जो संबंध है वो नवमांश में बन जाए, तो इन इन स्थितियों के अंदर अ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और वो ग्रह दशा में आने वाले हों, क्योंकि ये कहता है दशा कालस्य कारणम। दशा ही किसी भी घटना का निर्धारण करती है। तो इस तरह की संभावनाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जब भी कभी ये जो जलीय ग्रह हैं, शुक्र, चंद्र, ये इन स्थितियों, और कुछ हद तक मरकरी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रोल है, लेकिन क्योंकि मरकरी जो है, कई बार आप देखते हैं कि विवाह में एक लड़की कहती है कि मुझे इस लड़के में रुचि आती है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड अगर आप एनालाइज करें तो आप देखें कि वो एक मरकरी की युक्ति भी है। ये मरकरी जो है ये भी देखता है कि जो लड़का है उसकी क्वालिफिकेशन मेरे से कंपैटिबल है, उसकी जो जॉब है मेरे से कंपैटिबल है, जो जॉब से आने वाली जो अर्निंग्स हैं, जो कि बायोडाटा में आजकल शेयर की जाती हैं, तो वो ऐसी हैं कि हम एक समृद्ध परिवार और अपने कर्तव्य का वाहन संतान प्राप्ति के लिए सब हम बिना किसी स्क्वीज के, बिना किसी परेशानी के हम इसका निर्वाह कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा शुक्र प्राइमरली, जो चंद्रमा शुक्र है वो बहुत इमोशनल है। वो ये नहीं देखते कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या जॉब है। कई बार आप देखते हैं कि जॉब इनकम्पैटिबल होने के बाद भी लड़की जो है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है, लड़का लड़की पर। वो इमोशनल जो प्लैनेट्स हैं उनका पूर्ण रूप से रोल दिखाई पड़ता है, जैसे कि शुक्र है, चंद्र है, उनका पंचम भाव या सप्तम भाव से संबंध। और अगर मरकरी का इसमें रोल आ जाता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये लव में तो कन्वर्ट हुआ है, अट्रैक्शन आया है चंद्र और शुक्र की वजह से, लेकिन चूंकि मरकरी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो मरकरी एक युक्ति का, बुद्धि का, एनालिसिस का एक ग्रह होने की वजह से एट द बैक ऑफ माइंड फॉर बोथ वुड बी ब्राइड एंड द ग्रूम, उन्होंने एक दूसरे की इंटेलिजेंस को, उनकी योग्यताओं की भी परख की है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट लिखा गया है ऋषियों द्वारा, और
आज मॉडर्न लाइफ में जो एक मार्ग प्रोसेस हुआ है लव मैरिज का, वो दिव्य दृष्टा ऋषियों ने उसके श्लोक लिखे हैं, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, मानसागरी में, और इवन फल दीपिका जो लिखी गई थी मंत्रेश्वर के द्वारा, उसमें बहुत विस्तार में इन सब के बारे में लिखा गया। थैंक यू आर्य फॉर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी सरलता से समझाने के लिए, क्योंकि ज्योतिष एक सामुद्रिक शास्त्र है, समुद्र इतना बड़ा है, हर कोई उसमें गोता नहीं मार सकता। लेकिन आप हमारे लिए एक टॉर्च बेरर का काम कर रहे हैं, जो हमें सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ज्योतिष हमें ये बता सकता है कि हमारे जीवन में, हम सोचते तो हैं कि लव मैरिज हम अपनी पसंद से कर रहे हैं, दिस इज द वन, आई एम द वन, जो ये चूज कर रहा हूँ कि मुझे किससे शादी करनी है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी कुंडली है जो ये कह रही है कि मैं वो व्यक्ति को खुद चूज करूंगा। थैंक यू सो पूर्व मच सर। आपके पूर्व पुण्य या थैंक यू। सर जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बहुत लोगों ने एज इन कमेंट्स भेजा है, वो ये है कि जैसी एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ, लव मैरिज हो रही है तो डेफिनेटली मैं उसमें जो पर्सन है मेरे जो सामने है जिनको मैं पसंद कर रहा हूँ, उनको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही मैं पसंद करूंगा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से ही शादी करनी है। अगर अरेंज मैरिज होती है तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम उस व्यक्ति को अच्छे से जान पाए। हालांकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ है हम, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति को उतने अच्छे से नहीं जान सकते जितने अच्छे से शायद एक लव मैरिज में हम अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं, अगर हमारी अरेंज मैरिज भी होती है, तो जो व्यक्ति जिससे मैं विवाह संबंध में बनूंगा, क्या उनकी कंपैटिबिलिटी मेरे से अच्छी होगी या नहीं? आर्य, थोड़ा सा जितना आसान सुनने में दिखाई पड़ता है ये प्रश्न, ये उतनी गहराई में उतरने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर एस्पिरेशंस है। अब वो एस्पिरेशन उसकी विवाह के योग्यता पे आने के बाद वो एस्पिरेशन अब शिफ्ट हो रही है। वो पहले तो हमारी एस्पिरेशन होती थी है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में कर लें, अच्छा जॉब ले लें, माता पिता के द्वारा हमें आशीर्वाद मिले, हम उनको कुछ प्रोवाइड कर पाए, कुछ गिफ्ट कर पाए, इतना हम कमा सकें। लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन में उतरने की तरफ को सोचने लगते हैं, तो आप समझिए हमारी वही एस्पिरेशंस जो कि अभी तक दबी हुई थी वैवाहिक पार्टनर को लेके, वो एकदम से उदित हो जाती हैं, और वो दूसरे पर्सन पे नाउ डिवॉल्व कर रही है, मतलब उसको जजमेंट करने का एक टूल बन रहा है हमारे दिमाग के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई एग्जामिनर वहां बैठे, लेकिन हमारी एक एस्पिरेशन है। तो एस्पिरेशन का मतलब यही होता है, हमारी चूंकि वो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उस कसौटी में हमारे लाइफ पार्टनर को खरा उतरना चाहिए। अब आपने कहा यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लव मैरिज की भी हो सकती है और अरेंज की भी। लेकिन आपने जैसे बड़ा उचित रूप में कहा, लव मैरिज में आपको एक बड़ा स्पैन लंबा मिल जाता है एक दूसरे को जी। जानने का, तो आप उसका स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि वो इस तरह की एस्पिरेशन को फुलफिल करने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं है। प्लस उसके अलावा एक बहुत बड़ा पुख्ता संबंधों को बनाने वाला, मैंने आपसे कहा जैसे जलीय ग्रह हैं, जैसे जो इमोशनल प्लैनेट्स हैं, या आपका जो इमोशनल सेल्फ है, वो इसके अंदर काम कर रहा है। तो इसलिए पर्सनल मैग्नेटिज्म ऑफ टू पीपल वो कंबाइन करती है और लव मैरिज होती है। अब अरेंज मैरिज के केस में, इसमें ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि लाइफ में हर आदमी थोड़ा मास्किंग करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही सौम्य स्वभाव का समाज के द्वारा देखा जा रहा है, कई बार हो सकता है कि वो घर के अंदर नौकरों को ज्यादा डांटता हो, ज्यादा जल्दी गुस्सा होता हो, कई बार माता पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट्स करता हो, या अपने सबॉर्डिनेट्स की जरा सी भी गलती को बर्दाश्त ना करते हुए उनको निकाल देता हो। आर्य, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक सब्जेक्ट इसके अंदर दिया है, उसे कहते हैं मिलापक। मिलापक जो है अपने आप में इतना गहराई का अष्टकूट मिलान है, 8 काउंट्स पर। उसमें लड़के और लड़की की हॉरोस्कोप कभी मास्क नहीं कर सकती, मतलब वो एक बहरूपिया नहीं है हॉरोस्कोप, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसमें जो
उन दोनों को जब हम मिलापक में हम यूज करते हैं, अष्टकूट मिलान जो कि 8 काउंट्स का मिलान होता है, वो प्रत्येक काउंट जो है बड़ा ही गहराई का है। जैसे आपने एक उसके अंदर एक वर्ण है और उसमें अकॉर्डिंगली उसमें मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स वगैरह हैं दिए गए हैं। मैं भी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कोर्स के दौरान तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सब बातों को। अष्टकूट में जैसे क्या होता है कि जैसे वर्ण है, वर्ण जो पहला है उसका कंपैटिबल होना इस बात का एक द्योतक है जो कि कॉस्मिक एनर्जीज पे आधारित है कि इस व्यक्ति के साथ में विवाह हो जाने पे दो ही स्थिति होती है, या तो उसका जीरो हो जाना या इनकम्पैटिबल हो जाना वर्ण का, या उसका कंपैटिबल हो जाना और उसका 100% मैच करना। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो गहराई से जो चीजें अनुभव में आई हैं और ऋषियों द्वारा कही गई हैं, वो ये दिखाती हैं, पहली बात वो एक इकोनॉमिक स्टेटस जो है दोनों का दिखाती हैं, और हमेशा उसका हमेशा बढ़ोतरी की तरफ। इकोनॉमिक स्टेटस तब बढ़ता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्क कर रहे होते हैं। अगर यहाँ वर्ण में अगर सपोज वो इनकम्पैटिबल हैं तो ऐसा जोशी के अनुभव में आता है कि एक लड़की जो विवाह के पूर्व एक अच्छे बड़े स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही थी और बड़ा अच्छा कमा रही थी, लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो मैच मेकिंग के जितने भी अष्टकूट के गुण हैं वो उनके ऊपर लागू हो जाते हैं फेरे के बाद। यानी कि वो नेक्स्ट डे वो एकदम से बदल गए, क्योंकि उनके जो प्लैनेट्स हैं, नक्षत्राज हैं, वो एक दूसरे को बहुत गहराई के साथ प्रभावित करने लगते हैं, और वो कॉस्मिक रेज जो ग्रहों की आ रही है उसके द्वारा प्रभावित ज्यादा कर रहे होते हैं। तो चीजें आपके कई बार आपको लगता है ना कि आपने जैसे आप जॉब चेंज नहीं करना चाहते थे लेकिन आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे थे, आपने किसी अचानक आपका मन हुआ किसी को हेलो बोल दूं, उससे बात हुई और बात करते करते उसने आपको एक जॉब ऑफर कर दिया और उसने आपको 50% हायर सैलरी में जॉब ऑफर कर दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब। आप ऐसी स्थितियों में नहीं गुजर रहे थे कि आप जॉब को देखें या जॉब को चेंज करें, लेकिन आपके पास में एक ऐसा अनडिस्प्यूटेबल, अनडिनाइलेबल और एक बहुत ही स्टुपेंडस ऑफर एक आ गया। किसने वो क्रिएट किया? वो आपके दशाओं ने क्रिएट किया, वो आपके पूर्व पुण्यास ने क्रिएट किया, ग्रहों की, नव ग्रहों की जो कॉस्मिक पावर्स है उसने क्रिएट किया, और आपके और उसके ग्रहों की कंपेटिबिलिटी ने उस पोजीशन को क्रिएट कर लिया आपके लिए। ऐसा ही विवाह के बाद भी होता है। तो जैसे एक सिंपल है कि आप प्रोग्रेस कब करते हैं इकोनॉमिकली, जब दोनों ही अपनी योग्यताओं अनुसार समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और नौकरी के द्वारा अच्छा कमा रहे होते हैं। तो वो स्थिति कब प्रारंभ हो जाती है? वो स्थिति प्रारंभ हो जाती है जिस समय वर्ण जो पहला जो कंपैटिबिलिटी एंगल है वो दोनों वो 100% कंपैटिबल। अदरवाइज अगर वो 100% इनकम्पैटिबल है तो क्या होगा कि कोई ना कोई कॉस्मिक रेस के द्वारा स्थितियां इस तरीके से पैदा हो जाएंगी कि जिसमें से एक जने को जॉब मिलेगा, दूसरे को कुछ समय के बाद में जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जैसे आपने ये एस्पिरेशंस की बात की, तो इस एस्पिरेशंस को लेके एक योग्य ज्योतिषी सबसे ज्यादा मददगार हो सकते हैं अगर उन्हें मिलापक के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज है, या उन्हें जो है वो उनको वो दोनों एंगल्स को मिलाना आता हो। आपने जो अपनी एस्पिरेशन बताई है और जो मिलापक बोल रहा है वो दोनों को दोनों मैच करनी चाहिए। अब जैसे एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन लोगों की होती है कि भाई हमें संतान की प्राप्ति बहुत अच्छी हो, मतलब हमारी जो संतान है हमसे ज्यादा अच्छा करे। दूसरा, हमें संतान की प्राप्ति के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़े, ऐसा नहीं ना हो हमारे जीवन में किसी संतान की को रुग्ण अवस्था में हम देखें। अब इस बात के लिए उसमें नाड़ी का एक अष्टकूट मिलान में गुण होता है। उससे अगर नाड़ी कंपेटेबल होती है तो ये न केवल पति पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है लंबे समय तक, साथ ही वो अच्छे प्रोजेनिक हैप्पीनेस को भी बताती है, यानी संतान प्राप्ति के बाद मिलने वाले
असीम सुख को भी दिखाती है। तो खैर वो तो अष्टकूट मिलान पे जब मैं बोलूंगा। इसमें ग्रह मैत्री है, जैसे ग्रह मैत्री भी इसके अंदर एक पॉइंट है। तो ग्रह मैत्री का मतलब क्या होता है कि देखिए, हम किसी क्लोन से शादी नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी रोबोट से शादी नहीं करने जा रहे हैं, हम शादी एक इंडिविजुअल से करने जा रहे हैं। वो इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी और व्यक्तित्व हमसे अलग रहेगा, ये कंफर्म है। कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता, इवन ट्विंस भी नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विंस भी बहुत सी प्रेफरेंसेस में आइडेंटिकल नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर दी लुक्स। तो अब जो ग्रह मैत्री होती है वो अगर 100% कंपैटिबल होती है, अब चूंकि एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की शख्सियत में उसकी कुछ आदतें हैं। सपोज जो ग्रूम है, लड़का है, उसको हॉलीवुड की मूवीज देखना बहुत पसंद है, और जो लड़की है उसको बॉलीवुड की या जो सोप ओपेराज वगैरह होते हैं, जो सोप्स बनते हैं, जैसे कि एकता कपूर ने बनाए थे बहुत ढेर सारे, उनमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट दोनों का फर्क है। तो इस स्थिति में भी हस्बैंड वाइफ को की प्रेफरेंसेस को एक इज्जत बख्श सकता है, उसको रिस्पेक्ट दे सकता है। और लड़की अपने पति की प्रेफरेंसेस को न केवल उसे उसे वो ये सेंटेंस नहीं यूज करेगी, मैं टॉलरेट करती हूँ कि तुम हॉलीवुड की मूवीज देखते हो जिन्हें मैं पसंद नहीं करती। नहीं, वो रेस्पेक्ट कर रही है उसकी शख्सियत के एक बहुत अहम हिस्से को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, उनको वो रिस्पेक्ट दे रही है। ये गैर मैत्री से पता चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे इसी तरह से आप देखिए पूजा पाठ में, अगर कोई बहुत ज्यादा कोई लड़की बहुत ज्यादा पूजा करती है और लड़का बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है तो वो इसका एक पॉइंट नहीं बना सकता, वो बनाएगा नहीं, वो रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि गृह मैत्री 100% कंपैटिबल है या 80% कंपैटिबल है। इसी प्रकार से अगर लड़के को या लड़की को किसी को योगा मेडिटेशन का बहुत ज्यादा शौक है, वो 3 4 घंटे पूरे दिन भर में, मतलब 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करते हैं, तो ये कोई इरिटेट करने वाली बात नहीं हो सकती। ये क्योंकि गृह मैत्री मिल रही है, तो वो आपस की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको वो बहुत एकोमोडेट तो करेंगे ही करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और यही चीज अहम होती है। तो आपके प्रश्न का जो जवाब है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी एस्पिरेशंस को डिस्कस करने के लिए और कहाँ तक उनके मीट करने की संभावनाएं हैं, उसके लिए एक योग्य ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। दूसरा, उस उस मापदंड को इवेलुएट करने के लिए मिलापक कराकर ही मैरिज होनी चाहिए, मैच मेकिंग के बाद, जिसके बारे में हम अपने कोर्स में काफी डिटेल में बात करेंगे, ताकि प्रत्येक छात्र को न केवल इस मिलापक की अहमियत पता चल जाए, बस के उसके जो माइन्यूट न्यूएंसेस हैं या जो माइक्रो न्यूएंसेस हैं कि किन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते देखते हुए, और किन चीजों को आप फिर भी यू कैन लेट गो ऑफ देम, तो वो सब आपको इसी कोर्स के माध्यम से आपको डिटेल में रिसर्च वर्क के द्वारा आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर, हमें बताने के लिए कि ज्योतिष क्या इंपॉर्टेंस रखता है व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खाली करियर बेस्ड नहीं, रिलेशनशिप्स में भी, संबंधों में भी, स्पेशली विवाह संबंध की आज हम बात कर रहे हैं। सर एक तीसरा प्रश्न, जो कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो विवाह के बारे में बात करने के लिए की है, हर चीज जरूरी नहीं सीधी सीधी लाइन में जाए। ईसीजी जैसा होता है ऊपर नीचे, मिस्टर टाटा जी ने, लेट रतन टाटा जी ने कहा था, लाइफ ईसीजी की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसा जरूरी नहीं अगर आपने किसी के साथ विवाह संबंध स्थापित किया है तो उसमें दरार नहीं पड़ेगी या डिस्प्यूट्स नहीं होंगे या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मच। सर बेसिक क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन हर किसी का फेवरेट होगा जिनकी शादी हो चुकी है, कि हर किसी के जीवन में ऐसा मौका जरूर आया होगा जी, कि नोक झोंक हुई हो या एक बड़े लेवल का डिस्प्यूट आ जाए विवाह संबंध में। तो क्या ये हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि आता है या नहीं आता? बहुत अच्छा प्रश्न। यानी आपका कहने का मतलब है कि सिचुएशन थोड़ा सा हाथ से बाहर निकलने लगी है, जी। ब्राइड एंड ग्रूम के बीच में किसी भी छोटे सी बात को, बड़ी सी बात को लेके हम्म। एक डिस्प्यूट आ गया है। तो
क्या वो डिस्प्यूट को वो मटेरियल टर्म्स में, प्रैक्टिकल टर्म्स में उसको सुलझा सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, काफी हद तक सुलझा भी सकते हैं, समझदारी के साथ में, एक्शंस के द्वारा और बातचीत के द्वारा सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव से देखा गया है कि आदमी बहुत कमजोर हो जाता है ग्रहों के प्रभाव के आगे। अब वो एक योग्य ज्योतिषी के पास में अगर पति पत्नी की हॉरोस्कोप को लेकर जाए, तो योग्य ज्योतिषी को जैसे ही ये पता चलेगा कि ये पूरा मसला वैवाहिक जीवन की इनकम्पैटिबिलिटी का है, तो वो सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि जो सप्तम भाव है लड़के और लड़की का, उसमें से ये बड़ा स्मूथ होना चाहिए। किसी का क्लिष्ट हो सकता है। क्लिष्ट का मतलब है कि मैलेफिक प्लैनेट्स के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, उनके स्थान में बैठने के द्वारा, कोई अरिष्ट का योग बनाने के द्वारा। तो उसका वो क्या होगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि जैसे हम मैं अपनी कार को लेके गया, तो वो मैकेनिक को समझ में आ जाता है कि भाई ये कार्बोरेटर से संबंधित है, मुझे इसको रिपेयर कर देना है, ये फिर गाड़ी जो है हीट अप नहीं होगी। जी। अब एक अच्छा ज्योतिषी इस बात को समझ जाएगा कि ये क्लिष्ट सप्तम भाव लड़के अथवा लड़की का और अरिष्ट योग बनाने वाला ये सप्तम भाव लड़के और लड़की का, और सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला, क्योंकि इसमें क्या है, अगर 3 ग्रहों का प्रभाव है जिसमें से 2 ग्रह शुभ हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो तीसरा जो मैलेफिक प्लैनेट है, नेचुरल मैलेफिक एंड फंक्शनल मैलेफिक, वो उन दोनों के ऊपर हावी हो जाए। और खास तौर पे कब हावी होगा, वो जब दशाओं में है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो आर्गुमेंटेटिव एंड सेपरेटिस्ट दोनों ही प्रभावों को दिखाना शुरू कर देगा। तो जोशी क्या करेगा कि कुंडलियों को की एनालिसिस करने के बाद वो उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के उन अरिष्ट योगों को बनाने वाले ग्रह से संबंधित उपायों को बताए अगर, और उन उपायों को फॉलो किया जाए, चाहे दान के द्वारा, चाहे पिलग्रिमेज के द्वारा, या जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं, या इस तरह के अच्छे स्थानों में जाते हैं जो कि देवभूमि से संबंधित है, तो उनसे उसको एक रिलीफ मिलेगा। साथ में उपवास के द्वारा भी उसको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा वैदिक पूजाओं के द्वारा भी उसको रिलीफ मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अब उन्होंने एक पार्ट को रिपेयर कर दिया, तो काफी हद तक जो डिफिकल्ट सिचुएशन अड़ियलपन से चल रही थी, वो जी। कॉस्मिक पावर्स के बदल जाने की वजह से, कॉस्मिक इन्फ्लुएंसेस के बदलने की वजह से, वो अब ज्यादा अंडरस्टैंडेबल दोनों व्यक्तियों के लिए और दोनों परिवारों के लिए हो जाएगी। दूसरा, फिर जोशी को ये भी देखना होता है कि जो विवाह का कारक ग्रह है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कारक जो है न केवल हमें जीवन में चीजों को प्रोवाइड करता है, उसका एक प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे विवाह का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, मेल हॉरोस्कोप्स में, और विवाह का जो कारक ग्रह है वो है जुपिटर है फीमेल हॉरोस्कोप्स में। और मंगल जो होता है वो लड़की की हॉरोस्कोप का मंगल प्रकृति को दिखाता है, पति की। तो इसका मतलब कि लड़की की हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तो साथ में गुरु की स्थिति बलवान होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही सुहाग के और संतान के ग्रह है। अब वो एक योग्य ज्योतिषी इन दोनों कारक की स्थिति को इवेलुएट करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कारक पे मैलेफिक, देखिए किसी की भी हॉरोस्कोप, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की हो, कोई भी हॉरोस्कोप 100% टिक मानने लायक नहीं होगी। हर एक की लाइफ में एक ग्रे एरिया लाइफ में हमेशा आता है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपको आपके सामने शेयर करता हूँ, ये बिल गेट्स की हॉरोस्कोप है। लंबे समय तक इनका विवाह चला, लेकिन उसके बाद उनको मिलिंदा गेट्स के साथ में उनका सेपरेशन हो गया। यानी जबकि अगर आप देखें, अगर इनकी हॉरोस्कोप में सप्तम भाव देखें, तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो गुरु है, और गुरु जो है वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव के अंदर। वैसे ये कहा जाता है कि अ, सप्तमेश का काम त्रिकोण पर बैठना, यानी कि तीसरा सप्तम एकादश भाव पे बैठना, इसे अच्छा जरूर माना जाता है फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए,
और आपस में अट्रैक्शन के लिए, बट इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि काम ही सब कुछ नहीं है। काम भावनाएं, यानी कि सेक्स से रिलेटेड भावनाएं या उस तरह का अट्रैक्शन ही वैवाहिक जीवन के सब कुछ नहीं है। इसमें इसके अंदर एक स्पिरिचुअल भावनाओं का होना भी बहुत जरूरी है। वो रिस्पेक्ट की भावना का, वो एक समाज के द्वारा जो हमें एक शिक्षा मिलती है, या हम अपने इंटेलिजेंस से और जो इमोशनल क्वेश्चन से जो हम समझते हैं कि किस तरीके से एक विभाग को अच्छी तरह से चलाया जाता है, उसके अंदर किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी सेक्स लाइफ। वही मैं आपसे कह रहा था, इसलिए उसका काम भाव उठ बैठा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि गुरु का पंचम इसमें दृष्टि से आपने सप्तम भाव को देखना है, जो कि ये सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाए, मैरिज की हिस्ट्री में जाए, बिल गेट्स भी काफी उम्रदार व्यक्ति होने के बाद, और मिलिंदा गेट्स भी मिलिंदा फाउंडेशन वगैरह को क्रिएट करने के बाद, और उम्र दराज होने के बाद इनका सेपरेशन और इनका डिवोर्स हुआ है। तो किसने इतनी लंबी ये मैरिज चलाई? वो गुरु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी दृष्टि इनके सप्तम भाव पे चलती है। अब हमें ये देखना है कि जो शुक्र हैं इनकी कुंडली के, जो कि आप जानते हैं कि विवाह के कारक प्लैनेट हैं, वो भी अच्छे बैठे हुए आप कहेंगे, क्योंकि वो तुला राशि में, यानी कि अपनी ही राशि में पंचम भाव में, पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, जो अपने आप में अच्छे हैं। इसका मतलब है प्राइमा फेस ही वो ये दिखा रहे हैं कि विवाह का अच्छा चलना। लेकिन उसी शुक्र को अगर आप नवमांश के अंदर में अध्ययन करेंगे, तो वो अष्टमगत हो जाते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टमगत हो जाते हैं। और वो द्वादश के स्वामी होकर भी हैं अष्टमगत। द्वादश का स्वामी अगर नवमांश के अंदर अष्टमगत है, तो वो हर्ष, सरल, विमल, ये तीन विपरीत राजयोग बनते हैं। तो उसमें वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है द्वादश का स्वामी होके। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो प्राइमरली वो कारक है विवाह का, और वो दोनों ही हॉरोस्कोप्स में शनि जैसे एक नेचुरल मैलेफिक, और शनि जो है मिथुन लगन की कुंडली में आप जानते हैं कि वो उच्च के जरूर हैं यहाँ पे पंचम भाव में, लेकिन वो अष्टमयी भी है, अष्टम भाव के स्वामी भी है। दूसरा, वो नीच के सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब जो ओवरऑल अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिखती है, और फिर उसका रेजोल्यूशन भी आपको दिखता है कि सूर्य नीच के हैं और शनि उच्च के हैं। यानी सूर्य का नीचभंग तो हो जाएगा, लेकिन शनि की जो पावर्स हैं उस नीचभंग को करे, या शुक्र को सपोर्ट करे, और अष्टमेश होने के अपने जो है दायित्वों को निभाए। दशा सेंट्रिक है सब कुछ। जैसे ही दशा में इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आएगा, तो उठ खड़ा होगा, और उठ खड़े होके वो एक आपस के अंदर एक मनमुटाव की स्थितियों को पैदा कर देगा। तो ये है। तो इसी तरीके से एक तो इस कारक को हमें देखना होता है, फिर हमें ये देखना होता है इसमें भावात भावम न्याय के अनुसार चतुर्थ भाव हमारा सुख का स्थान है। जब भी हम विवाह की बात करेंगे, हम चतुर्थ को नहीं भूल सकते, क्योंकि चतुर्थ जो भाव है, और सुख आपको कहाँ मिलता है? ये हमारे होम का भाव है। होम बनता कैसे है? हाउस तो बनता है ईंटों से, पत्थर से, गारा से, या इंटीरियर से। लेकिन होम कब बनता है? जब आपके साथ में आपकी आपको आपकी प्रियतमा आपके साथ रह रही है, जो कि आपकी वैवाहिक पार्टनर भी है, और साथ में आप अपने संतान के साथ रह रहे हैं, या उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देते हुए। अब क्या होता है कि जो इसमें जो आप देख रहे हैं, मंगल इसमें फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं मिथुन लगन के लिए। नेचुरल मैलेफिक भी हैं और फंक्शनल मैलेफिक भी हैं। लग्नेश के साथ बैठ जाना एक अच्छी बात है। लग्नेश जो है उच्च का होना अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब इन स्थितियों के अंदर, अब फिर आपको देखना पड़ता है नक्षत्रों की स्थितियों के द्वारा। जैसे कि अ, बुध का जो नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र दोनों हस्ता है। तो हस्ता नक्षत्र क्या है? चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है बहुत इमोशनल प्लैनेट है, और वो मंगल और बुध जो है आपस में, यानी एक माइंड से रिलेटेड प्लैनेट और गुस्से से रिलेटेड प्लैनेट्स हैं। तो यानी कि चंद्रमा अगर गुस्से में मिलेगा, तो वो स्पर ऑफ मोमेंट का एंगर दिखाएगा। मतलब कोई बात इरिटेट हो गई तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा।
अब उसको सपोर्ट जो देता है भावात भावम न्याय के अनुसार, यानी कहने का मतलब लगन से जो भी भाव जितना काउंटेड है उससे उतना ही काउंट आगे कर लेने पे अगला जो भाव आता है वो पिछले भाव को न्यायोचित तरीके से जस्टिफाई कर रहा होता है, या उसको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, या उसकी कमियों को दिखा रहा होता है और ज्यादा विस्तार में बोल रहा होता है। तो नवम भाव का जो स्वामी है वो उस नवम भाव को देख रहा है, तो ये थोड़ा इस कुंडली को अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गुरु चूंकि गुरु जैसे प्लेनेट का थर्ड हाउस की जो प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती, तो उन कमियों के साथ भी देख रहा है। दूसरा, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, चूंकि सप्तम भाव ने फोर्थ हाउस को, यानी पारिवारिक सुख को और घर के सुख को जस्टिफाई करना है सप्तम भाव ने चतुर्थ भाव को। तो आप देखिए इसमें अर्ध पाप कर्तरी तो हो ही रहा है। उसके 12वें में, सप्तम भाव के 12वें में राहु जैसे प्लेनेट बैठे हैं। इसी प्रकार से शनि से दृष्ट भी हो रहा है, और ये शनि अष्टमेश भी है, नवमेश भी है। तो यानी कहने का मतलब है, अब फिर आप इसमें आते हैं नवमांश में, तब भी आप देखते हैं अर्ध पाप कर्तरी पूरा प्रभाव दे रहा है, और केतु की इसमें उसके 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। ये वो इसके जो जब हमारा कोर्स होगा तो हम हर विषय बहुत विस्तार के साथ में एग्जाम्पल कुंडलियों के द्वारा आर्य हम समझेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल कुंडलियां होंगी, तो हमारे स्टूडेंट उन चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, ग्रास्प कर सकें। थैंक यू सो मच सर, हमें उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए कि डिस्प्यूट्स जब जिंदगी में आते हैं तो वो कौन से ग्रहों की वजह से आते हैं, और ज्योतिष का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है जब वैवाहिक संबंधों में दरार आती है उसके लिए। मैं सारे दर्शकों को पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारा मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अनाउंस हो चुका है, जिसको लेंगे हमारे गुरुदेव श्री मनोज कुमार भंडारी जी। इसका जो डेमो सेशन है वो 27 नवंबर 2024 को है, शाम को 7:30 बजे। इसकी जो क्लासेस होंगी, टोटल 15 क्लासेस होंगी, जिसका प्राइस रखा गया है मात्र 15,000 रुपए। जो क्लासेस होंगी वो थर्सडे एंड फ्राइडे होंगी, इवनिंग में 7:30। थैंक यू सो मच सर, हमें इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने के लिए और हमें बताने के लिए कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।